नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां वीकेंड पर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम सत्य और तथ्यों की पड़ताल करते हैं, ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं, खबरों के हर पहलू से आपको रूबरू करवाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का न्यूज पंच के जरिए। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि सरकार ने आखिरकार सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई है, इसका उद्देश्य और एजेंडा क्या है, ये करेंगे आपके साथ साझा और विस्तार से होगी इस पर बात। फिर बात करने वाले हैं हम लॉरेंस गैंग पर क्या तगड़ा एक्शन किया गया है और क्यों शिकंजा कसा जा रहा है लॉरेंस गैंग पर, इस पर भी होगी विस्तार से बात। और फिर बात पश्चिम एशिया की एक बार फिर से, क्योंकि ईरान में बरसे हैं बम और हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। क्यों अमेरिका की ये जो रणनीति है वो कारगर साबित नहीं हो रही है, इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं संसद की। तो संसद के आगामी मॉनसून सत्र के सुचारू संचालन और एजेंडे पर चर्चा करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा बुलाई गई इस बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ अहम मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा होनी है। सरकार का मुख्य लक्ष्य मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले जो विधेयक हैं उनकी जानकारी देना और ये सुनिश्चित करना है कि सदन की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान यानी कि गतिरोध के चले। तो सरकार की इस सर्वदलीय बैठक पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि आगामी मॉनसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। और आखिरकार इसका उद्देश्य और एजेंडा क्या है, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार इस सर्वदलीय बैठक में किस तरह से जो मॉनसून सत्र है उसको लेकर जो तमाम अलग अलग दल हैं, जो विधेयक पेश किए जाने हैं, क्योंकि वो लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़े हुए होते हैं, आखिरकार बिना व्यवधान और बिना गतिरोध के उनको कैसे पास कराया जाएगा, सरकार इस सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा करेगी। आइए जानते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए इस बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। तो सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक और संसद सत्र से पहले इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया है, जहां पर 19 जुलाई को ये सर्वदलीय बैठक जो है वो होगी और संसद के मॉनसून सत्र से पहले इस बैठक को बुलाया गया है। ऑल पार्टी मीट जिसे हम कहते हैं, और अहम मुद्दों पर चर्चा होने की यहाँ पर संभावना है 20 जुलाई से, क्योंकि मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। तो उस लिहाज से ये सर्वदलीय बैठक अपने आप में बेहद अहम हो जाती है, ताकि जो मॉनसून सत्र है या कि कोई भी अगर सत्र होता है उससे पहले जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है तो कोशिश ये होती है कि तमाम दल जो हैं उनके साथ एक मत होकर बैठा जाए, चर्चा हो, मंथन हो, चिंतन हो। तो संसद के मॉनसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। और 20 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। अब ये 13 अगस्त 2026 तक चलना है। 25 दिन के सत्र में करीबन 19 बैठकें होंगी। अब इन 19 बैठकों में महत्वपूर्ण ये है कि लोकहित जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है और इसीलिए सरकार मानती है कि सार्थक बहस के लिए ये एक अहम मंच है। और इस सार्थक बहस के लिए सभी दलों का एक साथ आना बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम कई ऐसे विधेयक हैं जो लोकहित से जुड़े हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी है, साफ तौर पर उद्देश्य यही है कि जो आने वाला मॉनसून सत्र है उसमें जो लोकहित और जनहित से जुड़े विधेयक हैं वो बिना गतिरोध के पास करवाए जा सकें। आंचल, देखिए, जब भी कोई संसद का नया सत्र होता है तो एक परंपरा रही है कि प्रमुख दलों के सदन के नेताओं को सरकार आमंत्रित करती है और औपचारिक तौर पर एजेंडा सामने रखा जाता है कि किन किन विधेयकों को वो सत्र में सामने लाना चाहती है। विपक्ष भी अपने मुद्दों को बताता है और कोशिश ये होती है कि एक सहयोग का रास्ता बनाया जाए जिससे संसद सुचारू रूप से चल सके। हम जानते हैं कि मानसून सत्र में जो बजट सत्र के दौरान जो काम आगे बढ़ाया जाना होता है, जो विधेयक लंबित रहते हैं या जो रिपोर्ट्स कई संसदीय समितियों उस पर विचार कर रही होती है, उनका प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाता है। आप देखिए कि अगर कोई किसी पद पर रहते हुए कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जेल जाता है, 30 दिनों से ज़्यादा दिनों तक जेल होता है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे संबंधित जो बिल है वो संसद की समिति उस पर विचार कर रही है, उस पर रिपोर्ट आनी है इसी मानसून सत्र के दौरान।
इस तरह से तमाम महत्वपूर्ण संसद की जो कमेटी है उनकी भी रिपोर्ट्स प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। विधेयकों को लेकर भी बहुत चर्चा है कि महत्वपूर्ण विधेयक इसी सत्र के दौरान सरकार लाएगी, उसका औपचारिक एजेंडा मानसून सत्र के दौरान रखा जाएगा। देखिए, इस बार कुछ बदले हुए समीकरण नजर आएंगे। डीएमके को अलग सीट आवंटित नजर आएगी, यानी वो यूपीए के जो घटक जो गठबंधन है विरोधी दलों का, इंडी गठबंधन, उनके साथ बैठे नजर नहीं आएंगे, चूंकि वहां पर तमिलनाडु की राजनीति बदल गई है। आप देखिए कि एनडीए ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा, चूंकि हम जानते हैं कि विपक्षी दलों में एक बड़ी टूट देखने को मिली है ममता बनर्जी की पार्टी में, और वो वास्तविक टीएमसी कौन है इसका भी फैसला होना है, जिनके साथ ज़्यादा सांसद इस वक्त नजर आ रहे हैं। और राज्यसभा में भी आप देखें तो अब गणित एनडीए के पक्ष में ज़्यादा बेहतर और हो गया है, एनडीए ज़्यादा मजबूत हो गई, तो इन सब का भी असर दिखेगा। अब चर्चा ये है कि क्या सरकार किसी जो एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है क्या इसी सत्र में उसको लेकर आएगी, चूँकि ये कहा जा रहा था कि इस नई रणनीति पर विचार हुआ है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा जब संसद में सर्वदलीय बैठक सत्र से पहले होगी रविवार को, तब औपचारिक एजेंडा सामने रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो आपके मतभेद होते हैं, जब हम मतभेदों की बात करते हैं तो किस तरह से मतभेद भले ही हो, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पर मतभेद नहीं होना चाहिए। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कस दिया। रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े ठिकानों पर रेड कर 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों शूटर्स विदेश में बैठे जो हैंडलर्स हैं उनके साथ संपर्क में थे और कथित रूप से टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे। अब 3 शूटर्स की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। अब इसमें जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, कौन से ऐसे राज जिनसे पर्दा उठेगा, कई ऐसी वारदातों में शामिल रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, यानी कि वांटेड में। अब ऐसे में क्या होगा ये देखना होगा। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जो ये गिरफ्तारी हुई है दिल्ली में 3 शूटर्स की, आखिर ये कहती क्या है। तो रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ को बड़ी सफलता यह हासिल हुई, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये तीनों शूटर माने जा रहे हैं। अब बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग थी इन शूटर्स की, और टारगेट किलिंग, यानी कि टारगेट को सेट कर किलिंग की साजिश रच रहा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। स्पेशल स्टाफ को ये जानकारी मिली, टिप मिला। अब जब इनपुट दिया गया उसके बाद उनकी ट्रैकिंग की गई, निगरानी की गई और तकनीकी जांच के आधार पर उनको दबोचा गया, यानी कि ये दबिश लगातार जारी थी। अब इसमें एक जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई का जो ये काला साम्राज्य है, उसके गुनाहों का, उसके विदेशी नेटवर्क के कनेक्शंस भी सामने आए हैं। आइए अब आपको वो भी बताते हैं। तो आखिरकार विदेशी जमीन पर कौन इस नेटवर्क को फलने फूलने दे रहा था, कौन वहां से निर्देश दे रहा था। बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले जो शूटर्स थे उन्हें कहीं ना कहीं जो उनके आका बैठे थे विदेश में, वहां से ऑर्डर्स मिल रहे थे, और जानकारी डिटेल्स मिलने के बाद ही वो अपना नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन जो थे वो करने पर आमादा थे, यानी कि उस वारदात को वो अंजाम देना चाहते थे जो भी उनको ऑर्डर्स विदेशी धरती से दिए जाते। दिल्ली में कई वारदातों में ये वांटेड थे शूटर्स, और पहले भी फायरिंग की वारदातों को ये शूटर्स अंजाम दे चुके हैं। चलिए, तो बात की हमने इस खबर की, लेकिन आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम कई ऐसे गुनाहों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर है, तो यह लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार है कौन, आइए आपको बताते हैं। तो देश और विदेश में कुल 84 केस हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के आरोप है, हत्या के प्रयास के आरोप है, रंगदारी का भी आरोप है, यानी कि एक्सटॉर्शन, और हाई सिक्योरिटी जेल में वो बंद तो है, लेकिन वहां से भी वो अपने नेटवर्क को चला रहा है। इसी पर बात करने के लिए और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए देव्यांशु जुड़ेंगे, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार ये जो गिरफ्तारी हुई है उस पर क्या कहना है। 3 लोग पकड़े गए हैं, इसमें 2 आजमगढ़ के रहने वाले हैं और 1 दिल्ली का। तो इसमें ये एक्सटॉर्शन रिलेटेड केस रजिस्टर हुआ था हमारे यहाँ, तो जो कि सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर रहा है। उसको थ्रेटनिंग मैसेज आया, इनिशियली मार्च में आया 1 करोड़ का, फिर जो है बाद में उसकी अमाउंट भी बढ़ा दी गई, फिर 5 करोड़ की डिमांड उसको आई थ्रेटनिंग मैसेज, और फाइनली 3rd स्टेज में जो है उसके घर की रेकी के वीडियो और फोटो उसको भेजे गए, जिससे कि जो है
ये बात हमारे पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सामने आई और इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए जो है पुलिस ने इन 3 लोगों को पकड़ा है। तो बड़ी कामयाबी है ये। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिव्यांशु जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 इन शूटर्स की गिरफ्तारी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का शिकंजा कसा गया और अब ये धरे जा चुके हैं। देखिए बिल्कुल आंचल जी, आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है और लॉरेंस बिश्नोई और उसके एसोसिएट गैंग्स के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। आपको मामला बताना चाहूँगा कि नॉर्थ रोहिणी इलाके में एक मोबाइल शोरूम है जिसके मालिक को सबसे पहले मार्च के महीने में एक एक्सटॉर्शन कॉल आती है जिसमें 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी जाती है और उसके बाद वो तुरंत पुलिस को जानकारी देते हैं और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन इसी बीच जून के महीने में और आखिरी बार 4 जुलाई को एक बार फिर से उनके पास एक्सटॉर्शन की कॉल आती है और इस बार 1 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं। इस पूरे एक्सटॉर्शन कॉल्स की बात करें तो पहले अनिल पंडित जो कि विदेश में बैठा गैंगस्टर है उसका नाम लिया गया और 4 जुलाई को जब कॉल आई तो उसने कहा कि मैं हैरी बॉक्सर बोल रहा हूं। हैरी बॉक्सर की बात करें तो वो लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी गैंगस्टर है। तो कुल मिला के पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले दिल्ली के एक लड़के को पकड़ा। उसके बाद टीम आजमगढ़ पहुंची और आजमगढ़ से 2 लड़के पकड़े। तीनों के मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, शिव गोविंद, अभिनव और विवेक, ये 3 शूटर्स पकड़े हैं। इनके पास से 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद की गई हैं जिसमें बेरेटा पिस्टल्स हैं और 9mm पिस्टल्स हैं। तो कुल मिला के इनसे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े तमाम जितने गैंग्स हैं उनके जो गैंगस्टर्स विदेश में बैठे हैं उनके इशारों पर लगातार काम कर रहे थे और दिल्ली में टारगेट जो किलिंग्स हैं वो करने वाले थे। इसके अलावा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि न केवल नॉर्थ रोहिणी इलाके में मोबाइल शोरूम का जो मालिक है उसके पास बल्कि करोल बाग और दिल्ली के कई ऐसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पास लगातार एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही थी और इन्हीं के जरिए जो है वो की जा रही थी। और इसमें जो बड़ा नाम मैं आपको आंचल जी बताना चाहूंगा अभिनव सिंह है। अभिनव सिंह ही इन दोनों लड़कों को जो है वो ऑपरेट कर रहा था और इन दोनों को उसी ने अपने गैंग में भर्ती किया था। 2024 में नादिर शाह मर्डर केस आपको ध्यान होगा काफी फेमस था और लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही जो जिस तरह से उसके ऊपर आरोप लगे थे वो नादिर शाह का मर्डर किया गया था। उसमें अभिनव सिंह जो है एक मुख्य आरोपी था और तब से वो जेल में था और कुछ महीने पहले ही वो जेल से बाहर आया था। तो कुल मिला के एक अभिनव और बाकी उसके 2 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपकी रिपोर्ट के जरिए हम ये समझना चाहते हैं कि टारगेट किलिंग के लिहाज से कौन से इलाके और जो रसूखदार लोग हैं उन्हें चिन्हित करने की कोशिश ये तीनों शूटर्स कर रहे थे और ये विदेशी नेटवर्क का जो एंगल है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो हाई सिक्योरिटी जेल में है, किस तरह से अपने इस गुनाह की हम पूरे साम्राज्य की बात करें जिसे वो चला रहा है। देखिए इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है और आखिर उसका गैंग चल कैसे रहा है। इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के कई ऐसे साथी गैंगस्टर्स हैं जो कि हिंदुस्तान से फरार हैं। वो अलग अलग देशों में बैठे हैं, उसमें वो अमेरिका में भी बैठे हैं, कनाडा में भी बैठे हैं, पुर्तगाल में बैठे हैं और बाकी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बैठकर वो जो है इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। और ऑपरेट करते टाइम वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान में जो युवा लड़के हैं या फिर जो जुवेनाइल्स हैं जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल होती है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से वो कनेक्ट करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर तमाम जो बिजनेसमैन हैं उनको चिन्हित करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि अपना प्रचार करते हैं और इसके अलावा कई और जो जानकारियां हैं उनकी सोशल नेटवर्किंग में जो है वो होती हैं, जिसके जरिए एक पूरी लिस्ट तैयार की जाती है कि आखिर दिल्ली में कौन कौन सा ऐसा बड़ा बिजनेसमैन है जो कि एक्सटॉर्शन मनी दे सकता है। जिसके बाद उसका नंबर निकाला जाता है, उसका एड्रेस निकाला जाता है और विदेश में बैठे जो गैंगस्टर्स हैं अपने जो हिंदुस्तान में बैठे गुर्गे हैं उनको इशारा करते हैं और उन्हीं से कॉल कराते हैं और इस तरह से फायरिंग की जाती है और एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है। जी दिव्यांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को न्यूज़ पंच में साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसता हुआ इस तरह से जो उसके गुनाहों की फहरिस्त में
उसका नाम जो है वो अव्वल नंबर पर है, लेकिन इन शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद अब बहुत से ऐसे सवालों के जवाब उन शूटर्स को देने पड़ेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ पाया कि आखिरकार ये गैंग किस तरह से ऑपरेट कर रहा था। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पर आकर बात करेंगे पश्चिम एशिया में किस तरह से हैं हालात। आप जुड़ रहिए न्यूज़ पंच के साथ। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है न्यूज़ पंच पर। बात करते हैं अमेरिका और ईरान की, जहां एक बार फिर से तनाव तेज हो गया। हालिया जो सैन्य टकराव हुआ उसके बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी लगातार तीखी हो रही है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान को निशाना बनाकर 1000 मिसाइल्स जो हैं वो लॉक्ड और लोडेड स्थिति में तैनात हैं। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि ईरानी सरकार ने अगर उन्हें निशाना बनाया तो ऐसा करने की वो कोशिश करते हैं तो अमेरिका के पास पूर्ण सैन्य क्षमता मौजूद है। यानी कि लगातार अपने अपने दावे हैं, अपने अपनी बातें वो कही जा रही हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार शांति स्थापित करने की जो लगातार पुरजोर कोशिश की जाती है वो कमज़ोर क्यों पड़ जाती है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी जो सेना है उसके पास ये क्षमता मौजूद है कि वो कई महीनों तक इस युद्ध को और आगे लेकर जा सकती है और आवश्यक आदेश अगर दिया जाता है तो इस सैन्य अभियान को लंबे समय तक चलाने की जो क्षमता है वो अमेरिका के पास मौजूद है। तो ये जो नया टकराव है वो अब किस तरफ इशारा करता है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हम देखते हैं कि वो बिगड़ा हुआ है। ये कुछ ग्राफिक्स से समझते हैं इस पूरे खबर का लब्बो लुबाब। तो फिर से शुरू हो गई है जंग, क्योंकि ईरान पर यूएस की ताबड़तोड़ बमबारी हुई। 140 मिलिट्री ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। मिसाइल और ड्रोन साइट्स को तबाह किया गया। बुशहर दक्षिणी ईरान में धमाके हुए हैं और यूएस सेना ने इस हमले की जानकारी दी है। अब ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया कि सीज फायर खत्म हो चुका है। अब ये तो बात हुई अमेरिका की, लेकिन इसके जवाब में ईरान का क्या कहना है आइए आपको वो भी बताते हैं। तो ईरान के जो जवाबी हमले हैं उसमें अगर बात की जाए तो खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया गया और कुवैत, बहरीन, UAE पर हमले किए गए। यानी कि जो डोमिनिकन इफेक्ट है, निशाना बनाना है अमेरिकी सैन्य अड्डों को, लेकिन ये होता हुआ खाड़ी देशों से आ रहा है, इसे डोमिनिकन इफेक्ट कहते हैं। और यूएस पर समझौता तोड़ने का आरोप कौन लगा रहा है? ईरान। ईरान कह रहा है कि एक तरफा समझौते का दौर अब खत्म हो चुका है और अब अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो बंद रहेगा। यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से हम ये मानते हैं कि वो सबसे बड़ा व्यापारिक गलियारा है, उसे फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन आखिरकार ये नौबत आई क्यों? हम जानते हैं कि बीच में वहाँ पर सीज फायर हुआ था, ये टकराव बढ़ा क्यों? तो हॉर्मुज में जहाज़ पर हमले के बाद तनाव बढ़ा। हॉर्मुज में जहाज़ पर हमला किया गया, तनाव फिर से बढ़ गया। अब यूएस क्या आरोप लगा रहा है? यूएस का आरोप है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने जहाज़ पर हमला किया। साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज़ पर हमला किया गया और ईरान ने जहाज़ पर हमले की इस बात को स्वीकारा भी है, क्योंकि ईरान ने कहा कि बिना मंजूरी अगर बात की जाए तो रूट, यानी कि इस रूट के ज़रिए जो मंजूरी नहीं दी गई थी वो जहाज़ जा रहा था। और इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान पर तनाव बढ़ गया। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर यूएस ईरान एक बार फिर आमने और सामने है और इसीलिए हॉर्मुज पर जो नियंत्रण है उसको लेकर विवाद है।
यानी कौन इस पर नियंत्रण करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रेड रूट है। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज खुला रहे और हॉर्मुज खुला रहने की वजह से जहाज़ों की आवाजाही, उनका आवागमन आराम से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फिर तेल का संकट होता है, जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हाइक हो जाती हैं। हॉर्मुज पर नियंत्रण ईरान भी चाहता है। अमेरिकी दखल अंदाजी को ख़त्म करने की मांग भी है और ज़रूरत पर जहाज़ रोकने की चेतावनी भी यहाँ दी गई है। अब इस पूरी खबर को हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी के पास लेकर चलते हैं और एंगल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर, बहुत हम कह सकते हैं प्रिडिक्टेबल होता जा रहा है कि लगातार शांति वार्ताएं होती हैं, सीज फायर का ऐलान होता है, लेकिन वो टिक नहीं पाता। आखिरकार वो समय हम कब देख पाएंगे कि लंबे अंतराल के लिए ये सीज फायर टिक पाएगा, और अभी जो हालात हैं आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, अभी के जो हालात हैं उसमें एक चीज बहुत साफ है कि सबसे पहले ईरान वहां पर हमला कर रहा है। ईरान वहां पर जो शिप जो ईरान के बताए हुए रास्ते नहीं है वहां से गुजर रहे हैं, उन पर ईरान हमला कर रहा है और उसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और बदले की कार्रवाई के तहत जो ईरान है वो दूसरे खाड़ी देशों में हमला कर रहा है। अब जो ताजा घटना है इसमें जो MV गैलेक्सी जो साइप्रस के फ्लैग वाला जहाज था जिस पर हमला किया ईरान ने, उसमें 11 भारतीय नाविक थे। 10 नाविकों को जो भारत का ओमान में मिशन है उसने ओमान की नेवी के साथ मिलकर उन 10 नाविकों को बचा लिया, लेकिन एक नाविक अभी भी लापता है। तो ये स्थिति वहां पर काफी गंभीर हो रही है और भारत सरकार की ओर से इसकी कड़ी निंदा की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें निंदा की गई है कि किस तरह से जो वाणिज्यिक जहाज है उन पर जो हमला किया जा रहा है उसकी निंदा की गई है। इलाके में जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर जो हमला किया जा रहा है उसकी निंदा की जा रही है। अब जहां तक कारण की बात है, कारण कुल मिलाकर हॉर्मुज है। हॉर्मुज के जो दो हिस्से अगर आप कर लीजिए तो एक साइड का जो इलाका है वो ओमान की टेरिटरी है, दूसरी साइड का जो इलाका है वो ईरान की टेरिटरी है। ईरान चाहता है कि सारे के सारे जो जहाज हैं वो उसके बताए हुए रास्ते से यानी कि ईरान का जो इलाका है वहां से गुजरे और वो नहीं चाहता कि जो जहाज हैं वो ओमान के इलाके से गुजरे। तो यहीं पर मेन विवाद है और इसको हल करने की भी कोशिश की जा रही है। कूटनीति काफी इस वक्त चल रही है इसको हल करने के लिए। कल ओमान और ईरान की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें ईरान के विदेश मंत्री ओमान गए थे। तो वहां पर एक प्रपोजल ओमान की ओर से रखा गया है। कहा गया है कि हॉर्मुज के अंदर 2 रूट रहने चाहिए, एक रूट जो ईरान के इलाके से जा रहा है और दूसरा रूट जो ओमान के इलाके से जा रहा है। तो अगर ये हल ऐसा निकल जाता है तो उसके बाद ये मामला ही पूरी तरह से जो हॉर्मुज के कारण से वहां पर वार और पलटवार हो रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान कितना इसको मानेगा, क्योंकि ईरान ये मानकर चल रहा है कि हॉर्मुज उसके पास एकमात्र हथियार है और हॉर्मुज में अगर उसका पूरा एकाधिकार नहीं रहा, कहीं अगर ओमान की टेरिटरी से भी जहाज निकलने लगे तो ईरान हॉर्मुज के जरिए दबाव नहीं बना पाएगा। तो ऐसी हालत में अब ईरान कितना मानेगा। और ये साफ है कि ईरान अगर वहां पर फिर वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करेगा तो अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा और उसके बाद ईरान पलटवार की कार्रवाई कर रहा है। तो ये स्थिति ऐसी ही बनी ही रह सकती है और अगर ईरान मान जाए तो स्थिति सुधर भी सकती है। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन तो चंद्रशेखर अगर देखें तो हॉर्मुज पर नियंत्रण की स्थिति को लेकर दोनों देशों के बीच है। जहां जहाज़ों की आवाजाही अगर सुगम तरीके से होती है तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है थोड़ा बहुत अपनी स्थिति में वापस आता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जो हम करंट सिनेरियो देख रहे हैं ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। बिल्कुल, जो करंट सिनेरियो है उसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो ईरान के बताए हुए रास्ते नहीं है या जो ओमान के इलाके से जो रास्ते जा रहे हैं हॉर्मुज के अंदर में, वहां से जहाज अगर निकलते हैं तो ईरान उनके ऊपर हमला कर रहा है। उसके बाद ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है और ईरान फिर बदले की कार्रवाई करते हुए खाड़ी के अन्य देशों जैसे जॉर्डन है, ओमान है, कतर है, कुवैत है, यहाँ पर हमले कर रहा है। लेकिन एक ये अच्छी बात इसको कहे या सकारात्मक एक संकेत ये है कि इस सब के पीछे, पर्दे के पीछे काफी कूटनीति चल रही है। जो देश मध्यस्थता कर रहे हैं वो दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं ये जो हॉर्मुज का विवाद है, क्योंकि ये कहीं न कहीं अब ईरान और ओमान के बीच का विवाद ही बन चुका है, तो ईरान और ओमान मिलकर कल एक बैठक भी हुई है, कतर भी वहां पर मौजूद था। तो इसको हल करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये हल हो जाए तो उसके बाद जो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है एक फाइनल समझौते पर पहुंचने के लिए, वो आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि अब ये ईरान कितना मानेगा हॉर्मुज को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो मूल जड़ है वो यही है कि ईरान बिल्कुल नहीं चाह रहा कि हॉर्मुज पे किसी और का अधिकार हो। हालांकि प्राकृतिक रूप पे वहां पे ओमान का अधिकार है आधे हॉर्मुज पे,
लेकिन ईरान चाहता है कि पूरी तरह से जी। उसी का एक अधिकार रहे ताकि वो दबाव बना सके, इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो भले ही अगर हम जंग की बात करें तो वो लड़ी मैदानों पर जाती है, लेकिन ईरान ने उसको स्ट्रेटेजिकली लड़ना सीखा। इसीलिए जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अपने कंट्रोल से छोड़ना नहीं चाह रहा हॉर्मूज की अगर हम बात करते हैं ईरान, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रेड को वो कहीं ना कहीं स्थापित करता हुआ नजर आता है। फिलहाल आज के वीकेंड में न्यूज़ पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल कुछ और नए विषयों और मुद्दों के साथ, जहां ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर्स। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।